बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 326 इक़्सात सुन चुके हैं और अब 327 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। तो तुम इस चक्कर में हो कि रैंडल को जो सिफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो उससे महरूम हो जाए। जनरल ने चौंक कर कहा, उसके बगैर बात नहीं बन सकती जनरल। मैं चाहता हूँ कि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो हिल जुल भी ना सके। मैं उसे मुकम्मल शिकस्त से दो चार करना चाहता हूँ, जबकि तुम लोग जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहे हो। जब तुम अपने साथियों को बेखबर रखोगे तो यही होगा ना, तहजीब ने कहा। कमाल ये है कि जिस बात से सब बेखबर थे वो कैथी ब्रोन के इल्म में किस तरह आ गई, बुड बोला। अली ने मेरे सामने ही फोन किया था, कैथी ने हंस कर कहा। बाद में अली ने मुझसे जबान बंद रखने की दरख्वास्त की थी। अब मैं अली की दरख्वास्त तो रद्द करने से रही, इसमें शुबा तो नहीं है, जनरल ने सारी लाया। अली की दरख्वास्त रद्द नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर उसका पासपोर्ट जाली साबित ना हुआ तो तवक्को तो यही है कि पासपोर्ट असली नहीं होगा। अगर हुआ तो गोटेल का वीजा जाली होगा। मैंने मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट के लिए कहा है। गोया सारा दारोमदार उस रिपोर्ट पर है जो फ्रांस से मौसूल होगी, जनरल टेरेस ने कहा। अगर रिपोर्ट मौसूल होने में ताखीर होगी तो तुम क्या करोगे? ताखीर नहीं होगी, रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा सुबह तक मौसूल हो जाएगी। ये भी ध्यान में रखो कि रिपोर्ट रैंडल के हक में भी हो सकती है, जनरल ने कहा। ये बात भूलो कि वो एक फराड आदमी है, उसका ताल्लुक कैसी ही मुनज़्ज़म तंजीम से क्यों ना हो, लेकिन एक फराड शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो असल कागजात के चक्कर में पड़े। उसकी सहूलत है तो जाली कागजात में ही मुजम्मर होती है। जब और जिस किस्म के कागजात दरकार हुए बनवा लिए, असल कागजात के साथ ये सहूलत कहाँ? जनरल टेरेस के अंदाज से मैंने महसूस किया जैसे वो कायल नहीं हुआ, ताम मरवतन वो खामोश हो गया। चंद लम्हे खामोश गुजरे, फिर इस सकूत को फोन की घंटी ने तोड़ा। फोन एडगर का था। उन लोगों ने मेरा पीछा छोड़ दिया है जनाब, एडगर कह रहा था। अगर आप मेरी मदद ना करते तो उन लोगों से गुलू खलासी मुमकिन ना होती। रस्मी बातें छोड़ो, तुम बेकसूर थे, इसलिए मैंने तुम्हारी सिफारिश की। अब जल्दी से ये बता दो कि तुम मुझसे क्या बात करना चाह रहे थे। मेरे पास किसी नामालूम शख्स का फोन आया था, एडगर ने कहा। उसने मुझ पर इल्जाम आयद किया कि मैंने जिस पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए मुआवजा लिया उसी से मिल गया। अच्छा, मैंने दिलचस्पी से कहा, फिर तुमने उस इल्जाम का क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि मुझे पहले सही पोजीशन नहीं बताई गई थी, ये तो बहुत ऊंची सतह का मामला है और फिर मैं नजरों में भी आ गया हूँ। अपनी जान बचाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। उस पर उस शख्स ने मुझे धमकी दी और कहा कि मामला हुआ कितनी ही सतह का भी हो, चूंकि मैं मुआवजा वसूल कर चुका हूँ, लिहाजा अब इस मामले से हाथ नहीं खींच सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे उसके संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, मैंने कहा। उस शख्स की गुफ्तगू से जाहिर होता है कि हमारी नकलो हरकत पूरी तरह उसके इल्म में है। जी हाँ, और उसने अगली फरमाइश जो की है वो बड़ी खतरनाक है। उसने मुझे बताया कि अली यार खान अब स्क्वाड कारों के साथ नकलो हरकत कर रहा है, मुझे उन स्क्वाड कारों पर हमला करना है। ये तो वाकई तशवीशनाक बात है, इस तरह तो तुम खुद भी खतरे से दो चार हो सकते हो। मैंने उससे यही कहा, जिसके जवाब में उसने कहा कि ये काम तो हर कीमत पर होना है। उसने ये भी जिताया कि मुझे पहले ही कई गुना ज्यादा मुआवजा अदा किया जा चुका है। तुमने उसे कोई हतमी जवाब दिया या नहीं? मैंने एडगर से पूछा। मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुआवजे की रकम वापस की जा सकती है, मगर उसने मुझे सोचने की मोहलत दी है, वो मुझे दोबारा फोन करेगा। ये बहुत अच्छा हुआ, अब उसका फोन आए तो तुम हामी भर लेना, मगर उससे भी ये कह देना कि तुम्हें चूंकि मेरे बारे में इल्म नहीं था, लिहाजा मैं कहा हूँ मेरी निशानदेही कर दी जाए। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? एडगर ने हैरत से कहा। मैं इतना मखदूश कदम नहीं उठा सकता, जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वही करना है, मैंने कदरे सख्ती से कहा। इससे आगे मेरा काम है। मैंने फोन बंद करके जनरल टेरेस की तरफ देखा। मेरी बात दुरुस्त साबित हुई। रैंडल का तरतीब दिया हुआ नेटवर्क काम कर रहा है। स्क्वाड कारों पर हमलों की बातें हो रही हैं, यानी हमें ये मालूम करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि रैंडल ने किन लोगों को तुम्हारे पीछे लगाया है, जनरल ने तशवीश से कहा। अगर हमने इस किस्म का कोई कदम उठाया तो उसमें फंस कर रह जाएंगे और रैंडल का मकसद पूरा हो जाएगा। वो इस चक्कर में आगे मेरी तवज्जो उसकी तरफ से हट जाए तो फिर तुमने क्या सोचा है? मुझे मेकअप का सहारा लेना पड़ेगा, वो मेरी तलाश में हाथ पैर मारते रह जाएंगे। तुम बस इतना करो कि बेंसडेले को टेरेस महल तलब कर लो। ओहो, जनरल ने ऊंट सकोड़े। गोया अब तुम बेंसडेले के मेकअप में काम करोगे? क्या किया जाए, मजबूरी है, लेकिन अपना वादा मत भूल जाना, कैथी ब्रोन ने मुझे टोका।
रैंडल से निपटते ही तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। अब इतना खौफजदा भी मत करो कि मैं रैंडल को छोड़ने पर मजबूर हो जाऊं, मैंने हंस कर कहा। तहजीब इतनी बुरी तो नहीं है, कैथी ने आंखें निकाली और मैं गड़बड़ा गया। बात ये नहीं है, मैंने कहना चाहा मगर बूढ़ ने मेरी बात काट दी। तो गोया शादी वाली बात सच्ची थी और तुम दोनों ही इस बात को मजाक करार दे रहे थे। बेवकूफ आदमी, मैंने झुंझलाकर कहा। कैथी ने यकतरफा तौर पर यह बात कही थी। इस बार मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, कैथी ने कहा। बहुत अरसा तुम लोगों को बर्दाश्त किया है, जब वक्त आएगा तब देखेंगे, मैंने बेपरवाही से कहा और बात खत्म हो गई। मैं रात 2 बजे के बाद सोया था और सुबह 7 बजे के करीब मुझे उठा दिया गया था। टेरेस महल के टेली प्रिंटर पर पेरिस से पैगाम मौसूल हो गया था। मैं ये ताकीद करके सोया था कि अगर कोई पैगाम हो तो मुझे उठा दिया जाए। मेरे साथ तहजीब भी उठ गई थी। मैंने फ्लैक्स पर सरसरी नजर डाली, वो एक मखसूस कोड में था और ये भी मेरी हदायत के मुताबिक था। मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आया और टेलेक्स के पैगाम को डी कोड करने बैठ गया। तहजीब मेरी कुर्सी के अगम में खड़ी मुझे काम करते देख रही थी। मुख्तसर सा पैगाम था जिसे मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर डी कोड कर लिया था। उस पैगाम के मुताबिक रैंडल के पास ना तो फ्रांस की शहरियत थी और ना ही किसी पासपोर्ट ऑफिस से उस नाम के किसी शख्स को पासपोर्ट जारी किया गया था। तुमने देखा, मैंने तहजीब की तरफ मुड़कर कहा। रैंडल जाली पासपोर्ट पर किस तरह दंदनाता फिर रहा है। हाँ, तहजीब ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन उसके पासपोर्ट के बारे में फ्रांस से तफ्तीश करने का ख्याल किसी और के ज़हन में कहाँ आ सकता था। उसकी ये सबसे बड़ी मजबूती थी तहजीब, और हमारी राह की सबसे बड़ी रुकावट भी यही थी। उसके सानो गुमा में भी नहीं होगा कि मैं इस हद तक आगे भी जा सकता हूँ। अब तो ये साबित हो गया कि रैंडल को सिफारती तहफ्फुज़ हासिल नहीं है। अब तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। नहीं तहजीब, एक्शन तो उसके खिलाफ जरूर लिया जाएगा, मगर अभी नहीं। हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। लेकिन अली, तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा मंसूबा क्या है? तहजीब ने कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मंसूबा बहुत सादा सा है जाने अली। ये रिपोर्ट जो मुझे भिजवाई गई है, यही रिपोर्ट गोटेल में फ्रांसीसी सिफारत खाने को भी भिजवाई गई होगी। मैं इंस्पेक्टर बेंसडिले के बैकअप में अब सिफारत खाने जाऊंगा और वहां के किसी जिम्मेदार फर्द से मुलाकात करके उनसे दरख्वास्त करूंगा कि फिलहाल इस मामले में खामोशी इख्तियार की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सिफारत खाने से बात बाहर चली जाए। उससे क्या फायदा होगा? तहजीब ने पूछा। रैंडल बेखबर रहेगा और हम अपने मंसूबे पर काम करते रहेंगे। मेरे ख्याल में तो अब किसी मंसूबे वगैरह की जरूरत ही नहीं रही, हम उस पर बराह रास्त हाथ डाल सकते हैं, तहजीब ने कहा। किस जुर्म में? मैंने बड़ी मासूमियत से कहा और तहजीब मुझे घूरने लगी। क्या अब भी इस सवाल की कोई गुंजाइश बची है बाकी? नहीं बची होगी, मैंने बेपरवाही से कहा, लेकिन अगर उसे यूं आसानी से पकड़ लिया गया तो मजा नहीं आएगा। तुम बताते क्यों नहीं कि आखिर तुम किस चक्कर में हो? तहजीब ने तेज लहजे में कहा। जिस चक्कर सिर्फ रैंडल का है, इसमें कोई लड़की तो मुलव्वस है नहीं जो तुम्हें तशवीश हो रही हो। अगर हो भी तो मुझे क्या? तहजीब ने रूठे हुए अंदाज में कहा। मेरा तुम पर कोई ऐसा हक तो नहीं है जिसके तहत तुम्हें रोक सकूं। और वो जो कैथी ब्राउन कह रही थी, मैंने शरारत अमेज लहजे में कहा, उसके बारे में क्या ख्याल है? कैथी ब्राउन तो अहमक है, तहजीब ने गुस्सीले लहजे में कहा। ख्वामुखा तुम पर दबाव डाल रही है। मैंने उसे मना भी किया था मगर वो नहीं मानी। वो तो हम दोनों पर दबाव डाल रही है, मैंने हैरत से कहा। सिर्फ मुझ पर ही तो दबाव नहीं डाल रही, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तहजीब ने अपनी धुन में कहा। मैं किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने पर मजबूर करने के खिलाफ हूँ। हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हक हासिल रखता है। और उस शख्स के बारे में क्या कहोगी जिसने अपनी जिंदगी को किसी दूसरे की मर्जी के मुताबिक डाल लिया हो? मैंने कहा। तहजीब ने चौंक कर मुझे देखा। उसे अहमक कहते हैं इसलिए कि तुमने मुझे असल मौजू से भटका दिया है। बात हो रही थी उस मंसूबे की जो तुमने रैंडल के लिए बनाया है। सच्ची बात बताऊं तहजीब, मैंने दफातन संजीदा होते हुए कहा, मंसूबे का खदोखाल मेरे दिन में वादे नहीं है। उसका इन्हिसार रैंडल पर है। मालूम नहीं वो क्या कदम उठाता है, बस मैं पूरी तरह तैयार हूँ। रैंडल जो भी कदम उठाएगा मुझे उसका तोड़ करना है और मुनासिब वक्त पर उस पर जरब लगानी है। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सब तो पेश बंदियां है। मेरा ख्याल है अब तुम सच बोल रहे हो। तहजीब मुस्कुराई। मैं झूठ कब बोलता हूँ, मैंने मासूमियत से कहा और तहजीब हंसने लगी। तुम इतनी सादगी से झूठ बोलते हो कि बड़े बड़े धोखा खा जाएं। अब तक बेंसडिले यहाँ पहुंच चुका होगा। मुझे उसके रूप में फौरी तौर पर काम शुरू कर देना चाहिए। रैंडल को कम से कम मौका मिलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पर सबकत ले जाए। ठीक 9 बजे मैं फ्रांसीसी सिफारत खाने में दाखिल हो रहा था। कोई टॉप सीक्रेट का मामला है, उसने मुतजस्सिस अंदाज में कहा। यही समझ लो। उसने मुझे सफीर की सेक्रेटरी के कमरे में भेज दिया, जहाँ एक बार फिर मुझे इस किस्म के सवालों जवाब का सामना करना पड़ा। और आखिर 15 मिनट बाद सफीर साहब मुझसे मिलने पर आमादा हो गए, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया था। सफीर ने खासी सर्दमोरी का मुजाहरा किया, लेकिन जब मैंने उससे रमा फ्रांसी में गुफ्तगू शुरू की तो उसकी सर्दमोरी में दरारें पड़ना शुरू हो गई।
टेरेस महल से मुझे पैगाम मिला था कि कोई इंस्पेक्टर बेंसडिले मुझसे मिलने आ रहा है। सफीर ने कहा, क्या तुम्हें फ्रांस के वीजे की जरूरत है? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आपके सामने मेज पर एक टेलेक्स मैसेज रखा है। मैं उसी पैगाम के बारे में तफसीली गुफ्तगू करने आया हूँ। सफीर ने चौंक कर मुझे देखा। ये बड़ा उलझा देने वाला मामला है, लेकिन तुम्हें उस टेलेक्स के बारे में कैसे मालूम हुआ? ये इंक्वायरी हमने सरकारी तौर पर कराई है, मैंने कहा। लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक? सफीर ने कदरे झुंझला कर कहा, अगर किसी शख्स के पास फ्रांस का जाली पासपोर्ट है तो मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? ये शख्स जिसका नाम रैंडल है इन दिनों यही मौजूद है और हम उस पर इसलिए हाथ नहीं डाल सकते कि उसे सिफारती तहफ्फुज हासिल था। तुम बड़े शौक से उस पर हाथ डाल दो, वो अब सिफारती तहफ्फुज से महरूम हो चुका है, सफीर ने कहा। ताम ये इतनी ऊंची सतह का मामला तो हरगिज नहीं कि मुझ तक लाया जाता। बाज मसले के तहत हम फौरी तौर पर हाथ नहीं डालना चाहते। हम ये भी चाहते हैं कि वो इस गलतफहमी में मुब्तला रहे कि उसे उनूस सिफारती तहफ्फुज हासिल है। ठीक है, सफीर ने सर हिलाया। मैं अपने अमले को ताकीद कर देता हूँ कि उस मामले को टॉप सीक्रेट रखा जाए। लेकिन ये तो हुकूमत फ्रांस का मुजरिम है, ये एक आलमी मुजरिम है जनाब। मालूम नहीं इसके पास कितने मुल्कों के जाली पासपोर्ट होंगे। हमें उससे क्या गरज हो सकती है? सफीर ने कहा, ये बात तो हमने साबित की है, लेकिन उसकी निशानदेही हमने की है। अगर हम निशानदेही ना करते तो ये शख्स यूं ही दंदनाता ना रहता। ये मुल्कों के मामलात है इंस्पेक्टर, तुम्हारी समझ में आसानी से नहीं आएंगे। मैं इस मामले को सिफारती सतह पर उठाऊंगा। मैंने अर्ज किया था कि वो एक आलमी मुजरिम है। गालिबन आपने मेरी इस अर्ज पर तवज्जो नहीं दी। मैंने सुन लिया है, सफीर ने बेजारी का मुजाहरा किया। तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम जा सकते हो। मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ जनाब, मैंने बड़े सुकून से कहा। यह मामला जो भी है इसका फैसला इसी मेज पर होगा। तुम शायद सफारती आदाब से वाकिफ नहीं हो, सफीर ने मुझे घूरते हुए कहा, और फिर मेरे पास वक्त भी नहीं है। जब मामला रैंडल जैसे मुजरिम का हो तो आदाब बालाए ताक रख देने पड़ते हैं और जबान और मकान की कुयूद से आजाद होकर बात करनी पड़ती है। मैं तुम्हें मजीद 5 मिनट दे सकता हूँ, और वो भी महज इसलिए कि तुम एक दावा कर रहे हो। एक आलमी सियोनी तंजीम है जिसका नाम ईगल है। मुमकिन है आपने इस तंजीम का नाम सुना हो और मुमकिन है ना सुना हो, ताम उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हकीकत ये है कि ये शख्स उस तंजीम का सरबराह है। तुम्हें ये मालूमात कहाँ से हासिल हुई, और क्या ये जरूरी है कि ये मालूमात हकाइक पर मबनी हो? इन मालूमात के उसूल के अकब में कई बरसों और सैकड़ों अफराद की मेहनत शामिल है सफीर मोहतरम, और इनके गलत होने का 1% भी एहतमाल नहीं है। तुम इतने यकीन से ये बात कह सकते हो, मगर मैं नहीं कह सकता, और ना ही बगैर किसी ठोस सबूत के तुम्हारी बातों पर यकीन कर सकता हूँ। वक्त आने पर यह बात साबित भी कर दी जाएगी जनाब, मैंने कहा। तुम्हें आखिर कौन से वक्त का इंतजार है? जितने बड़े पैमाने पर यह तंजीम सरगर्मे अमल है, उसके पेश नजर तवक्को है कि इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद घोटेल की हुकूमत को बैन अल-अक़वामी दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हमने फौरी तौर पर उस पर हाथ डाल दिया तो उसके खिलाफ जो गवाह पेश किए जाएंगे उन्हें जाली करार दिया जा सकता है। ये भी मुमकिन है कि उन्हें जान से हाथ धोने पड़ जाएं। लिहाजा ये जरूरी है कि उस पर इस अंदाज में हाथ डाला जाए कि उसके मुजरिम होने में कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। मुजरिमों की सरगोबी में ताउन करना हर पुरअमन शहरी का फर्ज है, सफीर ने चंद लम्हे सोचते हुए कहा। रैंडल नामी उस शख्स के पास फ्रांस का जाली पासपोर्ट है। इस एतबार से ये शख्स हुकूमत फ्रांस का मुजरिम करार पाता है, और इस एतबार से हमारी हुकूमत ये मुतालबा कर सकती है कि उसे हमारे हवाले कर दिया जाए। लेकिन जो कुछ तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो फिर ज्यादा संगीन इल्जामात के तहत उस पर पहला हक तुम्हारी हुकूमत का बनता है। बस शर्त ये है कि तुम अपने इल्जामात साबित कर सको। ये बात आपके इल्म में आ जाई है, लेकिन हमें बहुत पहले से इल्म है कि उसने पेरिस को अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। सफीर के चेहरे पर हैरत के तासरात नजर आए। अगर ऐसा है तो तुम्हें चाहिए था कि पहले ही हमें मुतला कर देते। वो आसानी से हाथ आने वाला शख्स नहीं है, और ना ही हमें ये पहले मालूम था कि उसके पास जाली शनाख्ती कागजात हैं। हम तो समझ रहे थे कि उसके पास फ्रांस की शहरियत होगी। ठीक है मिस्टर बेंसडिले, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे दावों की रोशनी में तुम्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो बच निकला तो क्या होगा? आप बेफिक्र रहें जनाब, मैंने बड़े एतमाद से कहा। उसके गिर्द हमारा घेरा तंग से तंग तर होता चला जा रहा है, वो बचकर नहीं निकल सकेगा। मैं सफीर से कमरे से निकला तो उसकी सेक्रेटरी ने खास से मुतजस्सिस अंदाज में मुझसे पूछा, आप पूरे 20 मिनट अंदर रहे हैं जबकि आपको सिर्फ 5 मिनट दिए गए थे। हाँ तुम्हारा सफीर, मुझे कुछ जचा नहीं, मैंने मजे का अंदाज में कहा। अगर उसकी जगह कमरे में तुम होती तो कम से कम 1 घंटा जरूर कमरे के अंदर गुजारता। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मैं समझ गई, उसने शौकी से कहा, जरूर कोई ऐसी अहम बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते। अभी तो मुझे एक और जगह पहुंचना है। मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, किसी वक्त फुर्सत से तुम्हें डिनर पर मदऊ करूंगा। शुक्रिया मोसियो, उसने मुझे एक दिलकश मुस्कुराहट से नवाजा। मैं आपकी दावत जरूर कबूल करूंगी। डेविड रेयान और क्लारा बहुत मुस्तरिब हैं, तहदीब ने मुझे बताया।
परसों से किसी ने उलटकर उनकी खबर तक नहीं ली। उन्हें मुस्तरिब रहने दो और उनसे कहो फिलहाल अपनी हिफाजत खुद करें। वैसे मुझे तवक्को नहीं कि इस मौके पर उन्हें किसी किस्म का खतरा लाक हो सकता है। सफीर क्या कहता है? जनरल ने पूछा। मैंने उसे रैंडल की हकीकत से आगाह कर दिया है, लेकिन उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। ताम वो मुझे एक मौका देने पर तैयार हो गया। दूसरे तो फिर भी तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम कर लेते हैं, मगर तुम कभी दूसरों की ख्वाहिश का एहतराम नहीं करते, कैथी बरोन ने कहा। ये मत भूलो कि इस वक्त तुम इंस्पेक्टर बैंसडिले से मुखातिब हो, मैंने बारोब आवाज में कहा। बात उड़ाने की कोशिश मत करो, शक्ल बदल लेने से आदमी नहीं बदल जाया करते। मैंने रात से अब तक बहुत गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ख्वाह दूसरों की ख्वाहिश का एहतराम किया जाए या ना किया जाए, मगर किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। इस फलसफियाना जुमले का क्या मतलब हुआ? कैथी बरोन ने तेवरियों पर बल डालकर कहा। कहीं तुम मुझ पर कोई इल्जाम तो नहीं आयद कर रहे? ओहो, एक तो तुम बहुत जल्द बदगुमानी में मुबतला हो जाती हो, मैंने हंस कर कहा। मेरा रोए सुखन तुम्हारी तरफ हरगिज नहीं था। जब तुम सीधी सादी गुफ्तगू करने की बजाय इशारों और किनाइयों में बात करते हो तो गलतफहमियों का पैदा होना लाजमी अमर है। बात तो तब भी है कि इशारों और किनाइयों में से असल मतलब बरामद कर लिया जाए। गलतफहमी में तो हर शख्स मुबतला हो सकता है, गलतफहमी में मुतला हो जाना कोई कमाल तो नहीं है। तुम देख रही हो, कैथी ने शिकायती अंदाज में तहजीब से कहा। अली मुझे किस कदर परेशान कर रहे हो और तुम एक लफ्ज भी नहीं बोल रही। भाई मैं तो खुद इस मामले में एक फरीक हूँ, तहजीब हंसकर बोली। मैं ना तो अली की तरफ बोल सकती हूँ और ना तुम्हारी तरफ। अब फरीक होने का ये मतलब तो नहीं है कि आदमी एक गलत बात देखकर भी चुप रहे। तुम कम अज कम गलत बात पर किसी को टोकने का हक तो रखती हो। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की भी थी, लेकिन तुमने कौन सा मेरी बात मान ली और हर बार वही जिक्र निकाल कर बैठ जाती हो। मैं खूब समझ रही हूँ, तुम दोनों असल में एक ही हो। जो कुछ चली कहेगा वही तुम भी कहोगी, फर्क सिर्फ अल्फाज और अंदाज का होगा। हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा एक ही रहें, मैंने शरारत अमेज लहजे में कहा। ये ना हो कि हमारे दरमियान भी वैसी ही खलीज पैदा हो जाए जैसे तुम्हारी और जनरल के दरमियान। अरे तुम अपनी बातों में मुझे क्यों घुसीट रहे हो? जनरल ने आंखें निकाली। देखा देखा, मैंने जल्दी से कहा, यानी तुम्हारी बातें अलग हैं और जनरल की अलग, जबकि मैं और तहजीब एक ही हैं। इस मामले में तो जनरल भी मेरे हमनवा हैं, कैथी ने फखरिया अंदाज में कहा। क्यों जनरल? भाई ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि इन दोनों के दरमियान फासले अब खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन जब ये लोग राजी नहीं है तो कोई और क्या कर सकता है? हमने इतने अरसे ये मामला इन दोनों पर छोड़े रखा। इन्हें चाहिए था कि दूसरों को अपनी तरफ उंगली उठाने का मौका ही ना देते, मगर जब इन्होंने हमें मायूस किया तो मजबूरन मुझे दखल अंदाजी करना पड़ी, कैथी ने कहा। इस दखल अंदाजी के चक्कर में तुम सरहदों के बहुत अंदर तक घुस आई हो, अब बस भी करो, मैंने कहा। मुकम्मल फतेह याबी तक फौजियों की वापसी नामुमकिन है, कैथी ने जंगजुयाना अंदाज में कहा। पेशकदमी जारी रहेगी। ये तो अच्छा है कि बूढ़ी यहाँ मौजूद नहीं, वरना एक नया मसला पैदा कर देता। तुम सब कुछ कहना मगर असल मौजू पर मत आना। तुम तो मुझे बहुत बड़ा क्रेडिट दिए जा रही हो, मैंने मुतैराना लहजे में कहा। मुझे अपनी इस सलाहियत का इल्म नहीं था कि खवातीन को भी मौजू से भटका सकता हूँ। नहीं भटका सकते, कैथी ने मुस्कुरा कर कहा, खास तौर पर इस सूरत में जब एक खातून किसी बात का तहिया किए बैठी हो। ईमानदारी की बात यह है कि कैथी ठीक कह रही है, जनरल टेरेस बोला, लेकिन जितना इसरार ये कर रही है वो गैर मुनासिब है। मेरा ख्याल है ये सारी बातें कबल अज़ वक्त हैं, तहजीब ने बड़ी संजीदगी से कहा। जो ख्वाहिश तो उन लोगों की है वही हमारी भी है, मगर पहले रैंडल वाला मामला तो निमट जाए। तो हम कौन सा किसी बात पर फौरी इसरार कर रहे हैं? कैथी ने तुर्की बतुर्की कहा, बात सिर्फ वादे की ही तो है, तुम लोग वादा कर लो, ये जिक्र ही खत्म। क्या ख्याल है तहजीब? मैंने तहजीब की तरफ देखा और तहजीब ने एक तवील सांस ली। अगर तुम इस जिक्र से पीछा छुड़ाना ही चाहते हो तो वादा कर लो, तहजीब ने कहा। एक वादा करने से काम नहीं चलेगा, कैथी ने ललकार कर कहा। तुम दोनों को वादा करना पड़ेगा। मैं पहले ही बहुत आजिज आ चुकी हूँ, तुम्हारे पास इसके सिवा और कोई मौजू ही नहीं बचा। तुम मुझसे जो कहो मैं वो वादा करने को तैयार हूँ। और तुम क्या कहते हो? कैथी मेरी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम्हें मालूम है हम दोनों एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं करते, इस मामले में कैसे कर सकते हैं? वाशगाफ अल्फाज में वादा करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम अपने अल्फाज से कोई फायदा उठा जाओ। तुम तो जंग के मूड में हो बाबा, मेरे कानों को हाथ लगाए। मैं अपने अल्फाज से किसी किस्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करूंगा। कैथी ने फतियाना अंदाज में दोनों हाथ बुलंद किए। आखिर मैं एक जनरल की बीवी हूँ, मुझसे जीतना कोई मजाक थोड़ी है। मैं सरे शाम ही क्लारा और डेविड रियान के पास पहुंच गया। वो दोनों होटल के उसी कमरे में मुकीम थे जो मेलिनोव के कमरे के नीचे वाक़ था। 8 बजे उसी होटल में मेलिनोव के एजाज में डिनर दिया जाना था, जिसका इंतजाम मैंने कराया था। उस डिनर का असल मकसद मेलिनोव को वक्ती तौर पर गोटेल में रोकने के सिवा कुछ नहीं था। रैंडल के खिलाफ तहकीकात करने के लिए मुझे वक्त चाहिए था। काम मेरी तवक्को से बहुत पहले हो गया था और अब मैं रैंडल को गिरफ्त में लेने के लिए पर तोल रहा था। डिनर तो बहरहाल दे दिया जाना था। इंस्पेक्टर बैंसडिले के मेकअप में मैं उन दोनों के कमरे में दाखिल हुआ।
बैलियार खान हूँ, मैंने जल्दी से कहा, और एक अजनबी को अपने कमरे में देखकर खड़ा होता हुआ डेविड रियान एक तवील सांस लेकर बैठ गया। मेकअप करने के फन में तो आपका कोई साथी नहीं है, उसने कहा। मैं तो कभी आपको पहचान ही नहीं सकता। अली की इस आर्ट को मैंने बहुत करीब से देखा है, क्लारा बोली। वाकई ये बड़ा हैरानकुन मामला है। मैंने सोचा था इस बार मेकअप का सहारा नहीं लूंगा, मैंने एक सोफे पर बैठते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे मोशी आवड़ ने मुझे मजबूर कर दिया है। वो कैसे? उन दोनों ने बैक वक्त हैरत से कहा। मुझ पर ताबड़तोड़ कातलाना हमले शुरू हो गए थे। अपनी जान बचाने की यही सूरत नजर आई कि हमला करने वालों की नजरों से ही उजल हो जाऊं। यानी आप खौफजदा हो गए? डेविड रियान ने इंतहाई हैरत का मुजाहरा किया। मैं हमलावरों से उलझने की पोजीशन में नहीं था। रैंडल को मजबूरन मंदिर-ए-आम पर आना पड़ा था और वो ये इंतजाम करके मंदिर-ए-आम पर आ गया था कि मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देगा। अगर मैं हमलावरों की तरफ तवज्जो देता तो उसका लाजमी नतीजा ये होता कि रैंडल की तरफ से मेरी तवज्जो हट जाती और वो बच के निकल भी सकता था। बच के तो वो अब भी निकल सकता है, क्लारा ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। वो इंतहाई शातिर आदमी और शैतानी दिमाग का मालिक है। ऐसे ऐसे मंसूबे बनाता है कि अकल दंग रह जाए। है तो खैर अपना मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात, लेकिन ये तुम्हारा खादिम भी किसी से कम नहीं है। रैंडल को ऐसे शिकंजे में कसूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। आप मसले की संगीनी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, डेविड रियान ने कहा। रैंडल के सिलसिले में आपको अपने आदमियों पर भरोसा करना पड़ेगा। मुझे मालूम है डेविड कि मैं किस हद तक अपने आदमियों पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे रैंडल की हद परवाज का भी अंदाजा है। लेकिन आप तो यहाँ बैठे हैं, डेविड ने मायूसाना लहजे में कहा। मुमकिन है रैंडल आपके आदमियों को धोखा देकर निकल भी जा चुका हो। बेलिनोव, मैंने मुस्कुरा कर कहा। जब तक बेलिनोव यहाँ मौजूद है, रैंडल भी मौजूद है। अगर बेलिनोव S1 है, ईगल की हाई कमान का एक मेंबर, रैंडल उसे किसी और के रहमो करम पर क्यों छोड़ सकता है? वो एक ऐसा नाकाबिले एतबार आदमी है जिसके बारे में कोई बात भी यकीन से नहीं कही जा सकती, क्लारा ने कहा। और फिर मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें इंतजार किस बात का है। रैंडल की निगरानी और गिरफ्तारी के लिए मैंने तहजीब को इंचार्ज बना दिया है। वही इस मामले को देख रही है। तहजीब मालकम एक्स की सलाहियतों से इनकार मुमकिन नहीं है, क्लारा ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। लेकिन रैंडल के मुकाबले पर वो कुछ भी नहीं। उसके मुकाबले के लिए तो तुम्हें खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। तहजीब को भी तो मैंने ही इंचार्ज बनाया है। अगर तुम ये कहती हो कि उसका मुकाबला सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो तुम्हें मेरे फैसले पर भी एतमाद करना चाहिए। तुम्हारी सलाहियतों पर तो एतमाद है, लेकिन इस पर शुबा है कि तुम रैंडल की मकारियों और शातराना ज़हनियत से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। उसके बावजूद कि मैं 6 माह से ज्यादा उसकी कैद में रहा, कोशिश के बावजूद उसका सुराग नहीं लगा सका, और ये मालूम होने के बावजूद अगर वो एक बार नजरों से उजल हो गया तो फिर उसका सुराग लगाने के लिए तवील जिद्दोजहद करना पड़ेगी। तुम्हारे लिए दुआ ही की जा सकती है, क्लारा ने कहा। काश रैंडल तुम्हारे हाथों से बचकर ना निकल सके। फिलहाल तुम बेलिनोव के एजाज में डिनर दिया जा रहा है, मैंने कहा। ये बात समझ में नहीं आई, डेविड बोला। प्रोग्राम के मुताबिक बेलिनोव को आज रवाना हो जाना चाहिए था। ये सब कुछ मेरे बनाए हुए मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। बेलिनोव ने अपना प्रोग्राम बहरहाल ज्यादा मौखर नहीं किया। डिनर के फौरन बाद वो यहाँ से एयरपोर्ट जाएगा, जहाँ से चार्टर्ड त्यारे के जरिए वो वापस चला जाएगा। ये डिनर तुम्हारी तरफ से तो नहीं है, क्लारा ने कहा। मेरी तरफ से समझो, इसलिए कि ये मंसूबा मेरा ही है। काश हमें भी रैंडल के खिलाफ काम करने का कोई मौका मिल सकता, डेविड रियान ने कहा। अपने हिस्से का काम तो तुम कर चुके हो। तुम दोनों ही की मदद से मैं आज कामयाबी के इस कदर नजदीक पहुंच चुका हूं कि जब चाहूं रैंडल को अपनी गिरफ्त में ले सकता हूं। उसके बावजूद कुछ तशनगी सी महसूस होती है, क्लारा बोली। इससे बढ़कर भी कुछ करने को जी चाहता है। बेफिक्र रहो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को इसका मौका दिया जाए। उन दोनों के पास उठने के बाद मैंने कुछ देर डिनर के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया और फिर मुतमईन होकर होटल से निकल आया। अब मेरा रुख पैराडाइज बार की तरफ था। पैराडाइज बार में चंद अफराद ही मौजूद थे, ज्यादातर मेजें खाली थी। अभी उनके आबाद होने का वक्त नहीं हुआ था। मैं सीधा उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ एडगर का ऑफिस था। ऑफिस का दरवाजा बंद था और दरवाजे के बाहर स्टूल पर एक मुस्टंडा स्टूल पर बैठा ऊँग रहा था। मुझे ऑफिस की तरफ जाते देखकर वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ। यूं मुंह उठाए कहाँ चले जा रहे हो, उसने गुर्रा कर कहा। मुझे मिस्टर एडगर से मिलना है, मैंने नर्म लहजे में कहा। भाग जाओ, वो इस वक्त मसरूफ हैं, किसी से नहीं मिल सकते। नहीं, उनसे मेरा मिलना अशद जरूरी है। उन्हें बताओ कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर बेंस डिले आया है। ये मिस्टर, तुम नशे में तो नहीं हो? तुम जैसे बहुत आते हैं, उनमें से बाद तो फौज के कर्नल जनरल तक होते हैं।
मैंने जवाब में अपना शिनाख्ती कार्ड जेब से निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराया। अगर जरा भी पढ़े लिखे हो तो इसे पढ़ लो। वो पढ़ा लिखा था या नहीं, मगर सरकारी कार्ड और उस पर चिस्पान तस्वीर तो पहचान ही सकता था। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। मैं अभी जाकर उन्हें बताता हूँ, उसने इकलाते हुए कहा और ऑफिस के दरवाजे की तरफ झपटने की कोशिश की। नहीं मेरे दोस्त, मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, अब इसकी जरूरत नहीं रही। मैं खुद ही उसे भी बता दूंगा और उससे बिल भी लूंगा। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। मैं उसे हक्का बक्का छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ तो एडगर किसी से फोन पर बात करने के बाद रिसीवर वापस रख रहा था। एक अजनबी को अपने ऑफिस में दाखिल होते देखकर उसकी पेशानी पर शिकने पड़ गई। कौन हो तुम? उसने बड़े खराब लहजे में कहा, और बिला इजाजत मेरे ऑफिस में कैसे दाखिल हुए? इस कदर नाराज होने की क्या जरूरत है? मैंने एक कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठते हुए कहा, तुम भी मेरा कार्ड देकर इत्मीनान कर लो। एडगर एक तवील सांस लेकर कुर्सी की पुश से टिक गया। क्या अब भी कोई बात बाकी रह गई है? उसने मदमहल अंदाज में कहा। किस सिलसिले में मिस्टर एडगर? ये तो ज्यादती है ना कि हमला मुझ पर किया गया और तंग भी मुझे ही किया जा रहा है। मुझे तो बताया गया था कि वो मामला खत्म किया जा चुका है। वो मामला तो खत्म किया जा चुका है मिस्टर एडगर, लेकिन अब एक नया मामला उठ खड़ा हुआ है। मैंने अपनी असल आवाज में कहा, हमें इतला मिली है कि आप मिस्टर अली पर हमला करने के मंसूबे बना रहे हैं। एडगर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने अब तक मेरी आवाज की तब्दीली पर गौर नहीं किया था। ये सरासर इल्जाम है, उसने एहतजाजी अंदाज में कहा। तुम ये बात साबित नहीं कर सकते। हम लोग हकायक को साबित नहीं करते, उनका एतराफ कराया करते हैं। मैंने बेपरवाही से कहा, ये खुली हुई धांधली है। इस धांधली के खिलाफ मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। जरूर खटखटाना, मैंने कहा, मगर एतराफ करने के बाद। बेवकूफ आदमी, तुम आवाज भी नहीं पहचानते? ओह ओह, एडगर ने चौंक कर कहा, ये कैसे मुमकिन है कि ये आवाज तो अली यार खान की है? हाँ, मैं मेकअप में हूँ ताकि मुझ पर कोई हमला ना हो सके। ये बताओ, फिर उस शख्स का कोई फोन आया था? उसने तो मुझे आजिज कर रखा है। मैं उसे कह चुका हूँ कि मैं कानून के मुआवजों से नहीं उलझता, उनसे बचकर ही काम करता हूँ, मगर वो इस बात पर मुसर है कि मैं तुम्हें तलाश करूँ ही करूँ। मालूम नहीं और कितने लोगों से ये फरमाइश की गई होगी। मैं तदीह के अमेज अंदाज में मुस्कुराया। उन्हें शायद ये मालूम नहीं कि अगर मैं ना चाहूँ तो वो ता क़यामत मेरा सुराग नहीं लगा सकते। आप जब यहाँ दाखिल हुए उस वक्त भी उसी का फोन था। अब वो फरमाइश कर रहा है कि मैं आज रात 12:30 बजे एयरपोर्ट के बाहर हवाई फायरिंग करा दूं। मैं चौंक पड़ा। एयरपोर्ट के बाहर हवाई फायरिंग का क्या मकसद हो सकता है? जो वक्त एडगर ने बताया ठीक उसी वक्त मैलिनोव को एयरपोर्ट पर मौजूद होना चाहिए था। तुमने उससे पूछा नहीं कि इस फायरिंग से वो क्या फायदा हासिल करना चाहता है? मैंने कहा, पूछा था। उसने कहा कि मुझे मुआवजा अदा किया जा चुका है, लिहाजा इस मामूली से काम के इवज मुझे कोई सवाल करने का हक नहीं है। बात तो माकूल है, तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए था। अब अगर उसका फोन आए तो हामी भर लेना, मगर साथ ही ये भी कह देना कि तुम्हें जो मुआवजा अदा किया गया है उसके इवज ये आखिरी काम होगा। मैं उससे कह तो दूंगा, लेकिन इस तरह फायरिंग करने पर अगर मेरे आदमी पकड़े गए तो क्या होगा? एडगर ने झिझकते हुए कहा। कुछ भी नहीं होगा, मैंने उठते हुए कहा। मैं इस बात का इंतजाम कर दूंगा कि तुम्हारे किसी आदमी को गिरफ्तार न किया जाए। रात 9 बजे तकरीब का आगाज हुआ। उस वक्त मैं टेरेस महल में ही मौजूद था और सारे जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर चुका था। मेरे अंदाजे के मुताबिक आज की रात फैसला कुन साबित होनी चाहिए थी। मैंने तहदीब से कहा, जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन भी हमारे साथ खाने की मेज पर मौजूद थे, इसलिए आज तुम जल्दी खाना खा रहे हो। जनरल ने क्या कहा लगा कर कहा, तुमने ठीक अंदाजा लगाया जनरल, मुमकिन है बाद में हमें खाने का मौका ना मिले। उसी वक्त तहदीब को ट्रांसमीटर पर कॉल मौसूल हुई। ये बुढ़ की कॉल थी। मैलिनोव के साथियों में से एक शख्स जिसका नाम माइकल सोलू है, रैंडल से मिलने आया है। तहदीब ने मेरी तरफ देखा और मैंने जहन पर जोर दिया। मेरा ख्याल है उस शख्स का ताल्लुक मैलिनोव के मुआवजों में से है, मैंने कहा, और तहदीब ने ट्रांसमीटर में ही सवाल दोहराया। हाँ मैडम, ये वही शख्स है, लेकिन सवाल ये है कि वो डिनर में क्यों शरीक नहीं है और यहाँ क्या कर रहा है? तहदीब ने एक बार फिर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। उससे कहो कि उन दोनों पर कड़ी नजर रखे, अब उन दोनों की निगरानी की जाएगी, मैंने कहा। तहदीब ने बुढ़ तक मेरी बात पहुंचा दी और राब्ता मुनक़ते करके मुझसे बोली, ये नुक्ता वाकई अहम है कि माइकल सोलू रैंडल से मिलने क्यों आया है? मैलिनोव का कोई अहम पैगाम लेकर आया होगा, मैंने बेपरवाही से कहा और दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। मुझे टालने की कोशिश मत करो, तहदीब घुर्राई। तुम्हारे देन में यकीनन कोई अहम बात है। हरगिज नहीं, मैंने बड़े यकीन से कहा। अगर कोई बात होती तो तुम्हें जरूर बताता। तहदीब मुतमईन नहीं हुई। मैंने भी तहदीब से गलत बयानी की थी। मेरा दिन वाकई इस मामले में उलझ गया था। तकरीबन 4 घंटे बाद मैलिनोव की गोटेल से वापसी थी। ऐसे में उसके किसी मातहत का रैंडल से मुलाकात करना किसी बड़े वाक़े का पेश खैमा भी हो सकता था। मैंने अपने ज़हन में रैंडल के मंसूबे का जो सरसरी खाका बनाया था वो मुझे बेकार नजर आता हुआ महसूस होने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद दोबारा बुढ़ ने कॉल की।
माइकल सोलू वापस जा रहा है, वुड कह रहा था, लेकिन रैंडल भी उसके साथ ही बाहर निकला है। क्या उसे रोकने की कोशिश की जाए? बेन ने तहजीब के हाथ से ट्रांसमीटर ले लिया। हारगिज नहीं, बेन ने कहा, लेकिन अब उन दोनों की मुस्तकिल निगरानी होगी। खबरदार, दोनों में से एक भी नजरों से ओझल ना होने पाए। वो दोनों अलग अलग कारों में बैठ रहे हैं चीफ, मैं दोनों में से किसकी निगरानी करूं? रैंडल की। मैंने तेजी से कहा, मुमकिन है वो तुम्हें दाज देकर निकलने की कोशिश करे, इसलिए तुम कोई भी कदम उठा सकते हो, बल्कि तुम पुलिस की रेडियो कारें तलब ही कर लो। मैं समझ गया चीफ, वुड ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, रैंडल का बाप भी मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा। मेरा ख्याल है एक्शन शुरू हो गया है, मैंने तहजीब को ट्रांसमीटर वापस करते हुए कहा। रैंडल खासी देर बाद हरकत में आया, मगर आया। अब देखो क्या होता है। ट्रांसमीटर पर वुड से मुसलसल राब्ता था। रैंडल गोटेल की सड़कों पर बेमकसद ड्राइविंग करता फिर रहा था। दूसरी तरफ की रिपोर्ट ये थी कि माइकल सोलू डिनर में शरीक था। रैंडल से मिलकर वो सीधा तकरीब में वापस पहुंचा था। रैंडल किसी बड़े चक्कर में मालूम होता था। 1 घंटे बाद तहजीब ने कहा, आखिर इस बेमकसद ड्राइविंग से वो क्या फायदा उठाना चाह रहा है? मुझे उसका अंदाजा है, मैंने मुस्कुरा कर कहा, मगर मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए तुम मुझे कम से कम 1.5 घंटे की मोहलत दो। इस वक्त 11 बजे थे। बेलिनोव को 11:15 बजे होटल से निकलकर तकरीबन 12:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था। 11:30 बजे वुड ने रिपोर्ट दी कि रैंडल एग्जेक्टिव क्लब की तरफ वापस जा रहा है। फिर मालूम हुआ कि वो एक नजदीकी पेट्रोल पंप पर रुक के गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा है। मैं तमाम इतलात बिला तबसरा सुन रहा था। चंद मिनट बाद ट्रांसमीटर पर वुड की मुस्तरिबाना आवाज सुनाई दी, रैंडल टैंकी फुल करवाई है, उसके इरादे खतरनाक मालूम होते हैं, तुम भी अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवा लो। मैंने कहा, उसने दोबारा सफर शुरू कर दिया है चीफ, इस बार कार की रफ्तार बेहद तेज है। ताकुब जारी रखो वुड, वो मुखालिफ सिमत में सफर कर रहा है चीफ। चंद मिनट बाद वुड ने बताया, ये सड़क आगे जाकर हाईवे से मिल जाती है, उसे रोकने की कोशिश करो वुड। ये नामुमकिन है चीफ, सड़कें सुनसान पड़ी हैं और जिस रफ्तार से वो कार चला रहा है उस रफ्तार पर तो बस दरमियानी फासला ही बरकरार रखा जा सकता है।